गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज हम लोग एक तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो इंस्ट्रूमेंट पर एक क्वेश्चन आया है। बेसिकली ये ब्रांच से भी कनेक्ट करता है और डायरेक्ट भी। जैसे कुछ एग्जांपल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन्हीं की बात कर दूं। तो एक आपसे जैसे पूछा गया है एनीमोमीटर, ठीक है। तो एनीमोमीटर बेसिकली क्या करता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ एयर है, वायु की जो दिशा है उसको बताता है एनीमोमीटर। ठीक, कई बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायु की गति, वायु की दिशा के लिए कौन सा, तो वायु की दिशा के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके कुछ मैं मीटर बता देता हूँ और उसी के बाद में फिर मैं आपको ब्रांचेज ऑफ साइंस भी करवा दूंगा। तो आराम से सुनते रहिए, सब आपको मिल जाएगा या मिल गया होगा जो भी है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टीमीटर की। ठीक है, तो जैसे कि ऊंचाई का मापक, जैसे अब जो एरोप्लेन से, ठीक है, तो एरोप्लेन कितनी हाइट पर है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें समुद्र में गहराई में पता करना हो तो, ठीक है, तो फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा समुद्र की जो इकाई होती है वो फैदम होती है, तो फैदम से फैदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए, डेप्थ के लिए, और हाइट के लिए किसका, अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो अल्टीमीटर जो है वो किसके लिए कर रहे हैं आप, हाइट या ऊंचाई के लिए, जबकि फेदोमीटर का इस्तेमाल किससे लिए कर रहे हैं, और फेदम से याद रखना तो आसान होगा आपको, गहराई या डेप्थ के लिए कर रहे हैं। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया कि एनीमोमीटर है, तो एनीमो स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एयर की किस दिशा में है, तो इसके लिए एनीमो। और अगर आपको याद हो तो एनिमो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है वैसे भी, एयर के लिए। कुछ याद आ रहा हो तो एनिमोफिली, याद है, पॉलिनेशन बाय एयर। तो एयर के द्वारा या वायु के द्वारा जब परागण किया जा रहा था तो एनिमोफिली था। कुछ कुछ फिली पढ़ाए थे हमने, जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली, बढ़िया। तो एंटोमोफिली जो था वो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट था, और पानी से हो तो वाटर, हाइड्रोफिली। ठीक है, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, बस इन्हीं से काम होता है। ये ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एरोमीटर भी ठीक ही है। एक्टिनोमीटर ये भी पूछा गया है, तो आपको एक्टिनोमीटर भी याद रखना है। तो क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जो विद्युत चुंबकीय किरणें या तरंगे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है इसको मेजर करता है एक्टिनोमीटर। ठीक, इसमें आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अल्टीमीटर और एक है एनीमोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे एक्टिनोमीटर आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद बैरोग्राफ, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो बैरोग्राफ किसका, तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें जो भी चेंज हो रहा है, वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको कौन मेजर करता है, तो बैरोग्राफ जो है इसको मेजर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बैरोमीटर क्या करता है, तो वायु दाब को मापने का काम करता है, तो मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों में कि वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस हैं उनको कौन कर रहा है, ठीक है, तो बैरोग्राफ कर रहा है। जबकि बैरोमीटर क्या कर रहा है, सीधा सीधा वायु दाब को मापने का काम कर रहा है। कैलिपर्स अगर आपने फिजिक्स का काम किया हो स्कूल वगैरह में तो इससे क्वेश्चन आता है। सिनेमेटोग्राफ पे भी कोई खास मतलब नहीं है, उसको नहीं देखना है आपको। फिर है बेटा, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला यंत्र, तो साइटोट्रॉन होता है। तो अगर आर्टिफिशियल तरीके से आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल वेदर जनरेट करना है, तो जनरेट आर्टिफिशियल वेदर तो कौन करेगा, साइक्लोट्रॉन करेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फेदोमीटर हम आपको बता चुके हैं, क्या कर रहा था, डेप्थ या गहराई को नाप रहा था। गीगर मोलर या गाइगर मोलर काउंटर मेथड, ये भी कई बार पूछी गई है। तो रेडियो एक्टिव सोर्स के विकिरण की जानकारी के लिए, तो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, जैसे कहीं से रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही हैं, तो उनके सोर्स की जानकारी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कई बार पूछा गया, गाइगर मुलर काउंटर मेथड। तो ये जो गीगर मुलर या गाइगर मुलर काउंटर मेथड है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट।
तो इसमें आपको एक याद रखना है, और हाइग्रोस्कोप, मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जो एग्जाम के काम की है। आप पढ़ अपनी सुविधा के लिए लगे तो आप देखते जाइएगा, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं जैसे हाइग्रोस्कोप, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो परिवर्तन दिखाता है ये हाइग्रोस्कोप होता है। तो आपको ध्यान रखना है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में जो चेंजेस को दिखाएगा वो कौन होगा, आपका हाइग्रोस्कोप। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, एनीमोमीटर की तरह ही लेक्टोमीटर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लेक्टोमीटर बेसिकली क्या है, दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए जो अपेक्षित घनत्व होता है उसको पता लगाता है। तो आपको याद रखना है प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए कौन करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेक्टोमीटर का करते हैं। आप देखिए जैसे गांव में जो लोग डेयरी वाले होते हैं, जब भी वो घर में जाते हैं तो एक जगह अपनी बढ़िया टेबल कुर्सी डाल लेते हैं, और वहाँ 10-20 लोग जो अपनी भैंस का दूध या गाय का दूध लाते हैं वो बढ़िया उस पर इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं, और आप देखो आप डालते जाओ दूध, वो चेक करते हैं, और जितना फैट आता है बेसिकली इलेक्ट्रोमीटर से चेक किया उनने, और उसी के अकॉर्डिंग वो पे करते हैं। अच्छा, सामने वाला खूब कहता है बिल्कुल नहीं मिलाया पानी, वो नहीं सुनते हैं किसी की। ठीक है, अगर आपने देखी हो ये चीज, देखी किसी ने, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। मतलब आप वो बोलेंगे नहीं देखो आप कितना शुद्ध है, अरे बना रहने दो शुद्ध, आप तो चेक कराओ। तो वो रोज चेक करते हैं और लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जो सप्लाई करेंगे, अब जैसे मान लो ये बड़ी डेयरी वाले हैं, अब ये कहाँ करेंगे, जैसे अपना सांची है, सांची प्लांट वालों को कोई मतलब थोड़ी, क्योंकि वो तो उन्हें सबका दूध मिला के एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, और फिर जब ये सांची प्लांट में लाएंगे तो फिर चेक होगा वो। तो वो तो बस जो इंस्ट्रूमेंट बोले वो सही, बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेक्टोमीटर याद रखना, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक मीटर है बेटा, क्या है, वायु की गति की ध्वनि के गति में, मतलब बेसिकली जब हमें किसका, साउंड की इंटेंसिटी देखनी है कि कितनी तेज से, जैसे आपने सुना एरोप्लेन वगैरह की जो, एरोप्लेन नहीं, जेट फाइटर प्लेन, इनके अगर हमें स्पीड को मेजर करना है तो हम किस में करते हैं, मैक में करते हैं। तो ये वही मैक है, तो मैक मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। फिर माइक्रोफोन, ओडोमीटर, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। पेरिस्कोप भी ठीक ही है। हाँ, पायरोमीटर ये भी बेटा आया है। ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको मेजर करना है, जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सन की हीट का पता लगाना है कि कितनी है तो हम पायरोमीटर का, अच्छा थर्मामीटर से नहीं करना। चलो हम सूरज भगवान के पास चलते हैं, थर्मामीटर देखें तो कितना टेम्परेचर है, ना आप रहोगे ना थर्मामीटर और ना उसके अंदर की मरकरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। पॉलीग्राफ आपको पता है लाइट डिटेक्टर के रूप में होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है पॉलीग्राफ। अच्छा, बेसिकली आपको अगर ये पता नहीं हो कि पॉलीग्राफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हमारी जो ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट जो है, श्वसन दर, इनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति सकपकाया रहता है, अच्छा वो नहीं जो एकदम ट्रेडिशनल झूठा हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अलग कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा पूछ लो, उनके सामने lie डिटेक्टर काम नहीं करता, मतलब इतने ढीठ हैं। इतने ढीठ का मतलब कहने का क्या है, ठीक है आपने चेक कर लिया, आप क्या देखोगे, बीपी बढ़ेगा, रोज का काम है। पल्स रेट बढ़ेगी, रोज का काम है। आप बिठाए रहो, लिटाए रहो, देखते रहो, उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनमें चेंजेस नहीं आते, वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। मतलब जैसे कोई चोर है और उसको पता करना है इसने चोरी की है, यार वो तो रोज ही कर रहा है, उसकी बीपी और पल्स नहीं बढ़ती है, वो तो आदत में आ गई उसकी। तो ये काम नहीं करेगा आपका लाई डिटेक्टर, जैसे कई बार नहीं पकड़ पाते हैं तो उसका कारण। बाकी एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, तो ये जो लाई डिटेक्टर या झूठ पकड़ने वाली मशीन है, ये सब उसके चेंज ही नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे उसका। ठीक है, रडार, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है बेटा। आपने सुना होगा रडार से हम, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन अगर हमारे किसी एरिया में आ रहा है तो उसको देखने के लिए उसे टकराती हैं वेव्स और वापस आ जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एंटर करने वाला है, और उसके पीछे मिसाइल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये रडार जो है इनका ध्यान रखना है। फिर इसके बाद रेडियोमीटर, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
सीस्मोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया है। तो क्या करता है सीस्मोग्राफ? सीधा भूकंप, अर्थक्वेक जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड है, तो आपको ध्यान रखना है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, अब किस स्केल पर मेजर करते हैं हम अर्थक्वेक को? रिक्टर स्केल। और इसके अलावा? रिक्टर तो सबने सुनी है। एक होती है मर्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल दोनों पर ही हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक जो है उसको मेजर करते हैं। तो सीस्मोग्राफ, ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, सर्वाधिक इंटेंसिटी कहाँ होती है भूकंप की? वेरी गुड। ठीक है, तो एपिसेंटर या अधिकेंद्र जो होता है उस पर सर्वाधिक इंटेंसिटी होती है भूकंप की। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगले टेस्ट में भूकंप आएगा। अच्छा, कल ही तो है भूकंप। नहीं, टेस्ट है कल, भूकंप नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। अब ये देखिए, तो इनमें इंस्ट्रूमेंट जो थे बेटा, एक आपका राडार इम्पोर्टेंट, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक पॉलीग्राफ, तो झूठ पकड़ने वाला लाई डिटेक्टर है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पायरोमीटर, तो ठीक है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च तापमान को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरिस्कोप तो आप जानते हैं, जब पानी की डूबी हुई चीजों को जब देखते हैं तो वो सब। इसके अलावा आपको मैकमीटर याद रखना है। तो ठीक है, तो स्पीड को किसके, लेकिन ये जो फाइटर प्लेन होते हैं उनको मेजर करते हैं। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर किसके लिए? प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हाइग्रोस्कोप, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोस्कोप से। इसके अलावा आपका साइक्लोट्रेन, तो साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा था? जनरेट आर्टिफिशियल वेदर, कृत्रिम जो मौसम है उसको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना। और फेदोमीटर गहराई या डेप्थ के लिए, बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज है उनके लिए, और बैरोमीटर जो है वो क्या कर रहा है? वायुदाब या एयर प्रेशर के लिए। और इसके अलावा था आपका कौन सा? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, तो क्या है? स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए हमें एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इतने आप ध्यान रखिएगा। और एक्टिनोमीटर, अच्छा देखो, अब आप पायरोमीटर और एक्टिनोमीटर में कंफ्यूज मत होना। अभी हमने क्या पढ़ा था? सूर्य का तापमान किससे मेजर कर रहे थे? पायरोमीटर से। और एक्टिनोमीटर क्या कर रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके लिए किया जाता है एक्टिनोमीटर का। अब बाकी जैसे अब आपसे पूछे कि थर्मामीटर, तो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका है। जबकि रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका? बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में ऐसी सरल सी चीज़ें हैं जो पूछ पाछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, आप गौर करोगे ना बेटा, सिलेबस में नहीं दिया ये। आप सिलेबस देखोगे जैसे, अच्छा इसमें तो नहीं दिया है सिलेबस, आप लोगों के उसमें होगा नोट्स में, आप देखो सिलेबस में ये दोनों चीज़ें नहीं दी हैं। पहली लाइन क्या लिखी सिलेबस की? ठीक है, तो मीटर कहीं नहीं दिए, बट मीटर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ ब्रांचेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे, अच्छा आपके नोट्स में है ये ब्रांचेस? चलो फिर ठीक है। तो हर्पीटोलॉजी, ठीक है, तो हर किसी को पीटो किसके लिए है? तो रेप्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। पहले तो मुझे बताओ कि एम्फीबिया में क्या और रेप्टाइल्स में क्या? रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, क्या कौन रेंगता है ऐसे? सरीसृप। देखो, एग्जाम्पल बोलो। सांप, ठीक है, जो सरपट हो। अच्छा, स्टडी ऑफ स्नेक क्या कहलाती?
सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो सरपट जो भागे वो सांप और उसकी स्टडी सर्पेंटोलॉजी। अच्छा, जैसे हिंदी का यूज करो, सर्प, सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो सर्प की स्टडी, स्टडी ऑफ स्नेक क्या है, सर्पेंटोलॉजी। तो एक तो होगा ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले। एम्फीबिया में क्या होते हैं, मेंढक, और इसके अलावा मगरमच्छ एम्फीबिया है, मगरमच्छ तो रेप्टाइल है। बताओ एम्फीबिया में क्या है, मेंढक, और नहीं है कुछ, बताओ फिर। फ्रॉग। हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो हमें उल्लू बना रहे हो हैं? देखो याद रखिएगा कि जो आपके एम्फीबिया होते हैं बेसिकली जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं एम्फीबिया को, उभयचर, मतलब जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। मिल रहा है आप लोगों को इसमें कि नहीं, ये मिला या नहीं है इंग्लिश में? हमें ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में ना ब्रांचेस छूट गई हो जैसे, हैं? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, देख लो, नहीं होंगी तो दे देंगे कल, और क्या कर सकते हैं। है ये ब्रांचेस वाला, पेज नंबर 7 देखो भैया, मिल गया? हाँ, दिखा है तो फिर सबको एक ही जैसा दिया है। हर्पीटोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी, और स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, पेडोलॉजी। ठीक है, इसे कभी कभी पीडोलॉजी भी बोलते हैं। तो पेडोलॉजी या पीडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल। देखो आपको तो बस इतना याद रखना है कि पीईडीओ जो है ना, इसका मतलब होता है सॉइल। ठीक है, अब जो भी करना है, पीईडीओ एलओजी वाई, तो पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। इसमें जोड़ दें जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो क्या हो गया पीडोजेनेसिस, यानी सॉइल फॉर्मेशन। नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, यानी कि मृदा। ठीक है, अब देखो, ये आप लोग पढ़े हो कि अगर हम लॉजी लगाते हैं तो उसकी स्टडी हो जाती है। तो लॉजी मीन्स स्टडी और पीडो मीन्स सॉइल, तो स्टडी ऑफ सॉइल यानी मृदा का शुद्ध हिंदी लिख देते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये कभी नहीं लिख के देगा मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है, फिर तो बहुत बढ़िया है, हिंदी वालों के मजे हैं। तो क्या लिखेगा वो हिंदी में, ऐसे, पीडोलॉजी देवनागरी में लिख देगा। तो मृदा का अध्ययन या स्टडी ऑफ सॉइल जो है वो पीडोलॉजी कहलाता है। अब ये जो पीडोलॉजी, पीडो है मतलब ये सॉइल को करेगी। अब इसी में हम क्या जोड़ दें, जेनेसिस, तो क्या हो जाएगा। अब जेनेसिस जब भी शब्द आए तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, या सिंथेसिस यानी कि निर्माण, या सिंथेसिस की हिंदी संश्लेषण। अरे होता है ना फोटोसिंथेसिस, पढ़े लिखे शब्दों को याद किया करो जिससे थोड़ा दिमाग उस तरफ जाए। तो ये भी पूछा गया है कि पीडोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, मिट्टी के निर्माण की या बनने की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जेरेंटोलॉजी, ये भी बहुत बार आई है। तो जेरेंटोलॉजी जो है बेटा ये किसकी है, तो ओल्ड एज, वृद्धों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो जेरेंटोलॉजी कहलाती है। तो स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन एजिंग। फिर है ऑस्टियोलॉजी, अब ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, हड्डी कैसी थी, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक था, तो हड्डी क्या था, कैसी थी, संयोजी ऊतक। ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्टडी ऑफ बोन, कितनी बोन है, 206 बोन जो है वो मानव में पाई जाती है। फिर है डर्मेटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ स्किन, स्किन यानी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोफो, ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन,
तो स्टडी किसकी है? पोषण विधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण की जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है आपकी? ट्रोफोलॉजी कहलाती है, ये याद रखिएगा। तो स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, ये सब ऑलरेडी कई बार पूछे गए हैं। अब जैसे इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करो पिछली चीजों को जो हमने आपको बताई थी। फाइटोलॉजी प्लांट्स की है, यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं? बॉटनी, ठीक है। फिर थी एक फाइकोलॉजी, फाइको, अरे यार, हे भगवान, ओ माय गॉड, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। एक क्या बताई थी? अब है ये माइको मतलब फंगस, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, प्लांट्स का अध्ययन फाइटोलॉजी। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मतलब कोई गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको हमने थोड़ी देर के लिए 6 क्लास का मान लिया। तो विज्ञान क्या है? तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? साइंस क्या है? तो साइंस बेसिकली क्या है? किसी भी चीज की, ये नहीं होगा आपके में, अब पक्का मान लो आप, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज है, नहीं मिली आपको, अब क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक नॉलेज अब यहाँ देखो, बाद में देखते रहना उसको। अच्छा, आप लोग अपने नोट्स क्यों देख रहे हो? यहाँ समझो ना, नोट्स में तो जो है वो है ही, और जो नहीं है तो हम आपको दे देंगे, परेशान नहीं हो। तो कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में, विज्ञान क्या है? तो क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम किसी भी चीज की करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज और सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज थ्रू द प्रोसेस, एक सही प्रोसेस के अंतर्गत जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही विज्ञान है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। बायोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, जूलॉजी आप पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा समय बच जाएगा। जूलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल, अरस्तु जूलॉजी के फादर थे। बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरिस्टोटल। लेकिन जूलॉजी शब्द किसने दिया था? हाँ, बायोलॉजी दिया था, वो हम तो जान मान के पूछ रहे थे। बहुत बढ़िया। तो बायोलॉजी शब्द जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। देखो याद रखना, अत्याधिक व्याकुलता जो है वो उत्तर गलत करा देती है, इससे बचना है। अति उत्साहित होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। लिंक चली गई क्या योगी? देखना, ठीक है। तो अति उत्साह नहीं रखना है, मतलब आप क्वेश्चन सुन लिया करो, क्योंकि क्या होगा, जो क्वेश्चन ही नहीं है आप उसका उत्तर करोगे तो गलत ही कर दोगे, और इससे ये तय होगा कि आपको दो चीजें नहीं आती फिर तो। एक जो नहीं आता वो तो नहीं आता, और जो नहीं आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। मॉर्फोलॉजी, जुड़ जाने दो इनको। तब तक आप हमें टिश्यू की परिभाषा बताओ, टिश्यू क्या था? क्या था? ऊतक, स्टडी ऑफ सेल्स, हाँ, कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच कंसिस्ट सिमिलर फंक्शन, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहला रहा था। अब ऊतक की स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा यहीं आ गई है। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, अब डील व्हील तो करेगी वो सब, आपको नहीं ध्यान रखना। हिस्टो मीन्स टिश्यू और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। और अब आ जाओ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या होती है बेटा? आकृति विज्ञान कहते हैं इसे हिंदी में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टोटल जर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स इंक्लूडिंग शेप, साइज एंड अपीयरेंस। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे जो बाहरी लक्षण है, शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है। तो शेप को, साइज को और अपीयरेंस को जो दिखाती हो, जैसे बोलते हैं ना प्लांट मॉर्फोलॉजी,
ठीक है, तो पादपों के कि प्लांट्स में फ्लावर्स कैसे हैं, उसकी जो बाहर एक्सटर्नल फीचर्स को जो दिखा है वो क्या कहलाती हैं, मॉर्फोलॉजी। एनाटमी पे जाते हैं, तो एनाटमी मतलब क्या होगी, वो जो अंदर की चीजें होंगी अब उसकी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर कटिंग और डिसेक्शन। अब हमें अंदर का देखना है तो घुसना पड़ेगा, तो कुछ तो काटोगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आप डिसेक्शन या कटिंग के माध्यम से जब देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, एनाटमी। ठीक है, सामान्य लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। अब जो मान लो आप, ठीक है, वो बोलने पे गोली मारो उसको। ठीक है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट होंगे तो एनाटमी बोलेंगे, और आप नॉर्मल होंगे तो एनाटॉमी बोलेंगे। अब जो बोलना है वो बोलते रहो। तो एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, जबकि मॉर्फोलॉजी क्या थी, आउटर अपियरेंस जो था, तो क्या क्या शेप साइज और अपियरेंस जो था उसकी बात करती है। ठीक है, क्लियर है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप के टिश्यू थे, चार मानव में, कौन कौन से, एक यहाँ नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, यहाँ मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव संयोजी, और एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक। कैलाश जरा बताओ तो कितनी मसल है हमारी बॉडी में, कितनी पेशियां हैं, कौन बताएगा। हड्डियां 206 हैं, 6 3 9, कर लो यार, 639, 639, कितनी मसल, 639 मसल होती है हमारी बॉडी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 639 मसल होती है, 63। हम कहाँ से आए मसल पर, देखो हमने आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू बताए ह्यूमन में, तो कौन से टाइप थे, एक था नर्वस टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, और एक एपिथेलियम टिश्यू। अब इनमें ये जो मस्कुलर टिश्यू है कौन सा है, मस्कुलर यानी पेशीय ऊतक। अच्छा चलो 2 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। टोटल मसल, स्टडी ऑफ मसल, अब बताओ, नहीं देंगे। चलो और एक क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन ही भूल गए यार हम आज। अरे यार क्या था, ठीक है। तो मायोलॉजी कहलाती है बेटा, स्टडी ऑफ मसल्स जो है वो पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहां से हाँ याद आ गया, एक होता है लिगामेंट। अच्छा ये सब क्वेश्चन सीधे आए हैं तो कृपया करके ध्यान रखना अच्छे से। और एक होता है टेंडन, लिगामेंट मतलब स्नायु, और टेंडन मतलब हिंदी में होता है कंडरा, कंडरा, जो डरा है वो कंडरा। बताओ पहले तो लिगामेंट क्या है, ठीक है, तो बी एल वी, एल मतलब लिगामेंट। तो हड्डी, जैसे मेरी ये हड्डी और ये हड्डी, जिस दिन आप गुस्से में कपड़े धोते हो, जैसे कभी आपका मन नहीं कर रहा है, आपको कपड़े धोने हैं, कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं है, तो गुस्से में ले, जब आप उसे पूरा निचोड़ देते हो। अच्छा और गुस्सा पता कब आता है, पकड़ तू, एक को पकड़ाया और करते जाते हैं। तो ये यहाँ कई बार आपका हाथ जो मुड़ जाता है ना, तो ये लिगामेंट ही खींचते हैं और बहुत दर्द होता है। अब आप हाथ को ऐसे भी नहीं कर सकते, आप हाथ ऐसे या ऐसे करोगे आपको बहुत पेन होगा। तो ये होते हैं लिगामेंट, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। तो बोन, लिगामेंट, बोन, बीएल भी याद रख लेंगे। और एक होती है मोबाइल टीवी, एम टीवी। तो एम से मोबाइल नहीं है, ये मसल है, तो मसल से बोन को जो जोड़े वो टेंडन होता है। ठीक है, तो एमटीबी याद रखेंगे।
तो मसल टेंडन बोन, मसल को टेंडन से जोड़ता है, वो क्या है मसल, ठीक है। तो मसल को बोन से, सॉरी, कौन जोड़ता है, टेंडन, कंडरा। बीएलबी बोन से, बोन को जोड़े कौन, लिगामेंट। तो ये ध्यान रखना है, लिगामेंट और टेंडन ये मस्कुलर टिश्यू के ही अंतर्गत आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और टोटल मसल्स हैं कितनी, बोन कितनी थी 206, और स्टडी क्या कहला रही थी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, किसमें आएंगे, बहुत बढ़िया, बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, तो लेकिन वो चूंकि मसल्स को जोड़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत उन्हें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। बात सही है बिल्कुल 100% कि ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। कैसे हैं, तुमने हमारे क्वेश्चन की बेकार कर दिया। हम पूछते ये बात पूछ के, चलो कोई नहीं। बेसिक देखो मुद्दा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या था, थोड़ा सा समझो तो। कैसा कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करे। अब ये क्या कर रहा है, बोन से बोन को कर तो कनेक्ट ही रहा है, तो किसके अंतर्गत आ गया ये, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। ऐसी टेंडन क्या कर रहा है, मसल से बोन को जोड़ रहा है। जो भी कनेक्ट करने या जोड़ने का काम करे उन सब स्ट्रक्चर्स को हम किस में ले जाके रखेंगे। जैसे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, लेकिन ब्रेन को घुटने से भी जोड़ देता है, कनेक्ट कर रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही बोन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है। तो जो भी संरचनाएं, जो भी स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम करें, वो सब कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना और बिल्कुल भी इस चीज से। तो ये यहां से क्वेश्चन ये आता है बस, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला। ठीक है, तो बी बोन, एल लिगामेंट और बी बोन, तो बी एल बी ऐसे याद रख लो। और एम टी बी मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन सा है, टेंडन है, याद रखेंगे। मसल 639। अच्छा, यहाँ से दो चीजें मैं और आपको बता दूं। एक होती है क्रेनियल नर्व, ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्रश्न है, आगे भी पढ़ेंगे बट रिवीजन हो जाएगा आपका तो थोड़ा सा सही। और एक होती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं। इनकी संख्या भी कई बार पूछी गई है। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये पेयर में याद रखना, 12 पेयर या 12 जोड़ी। ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है आपका। ये देखो यहाँ, ये जो खोपड़ी से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी, यहाँ से निकल के इस तरफ चली जाएंगी और यहाँ से निकल के इस तरफ चली जाएंगी, ये क्रेनियल नर्व है, कपालीय तंत्रिकाएं हैं। कितनी है, 12 जोड़ी। और स्पाइनल नर्व, सॉरी 31 की 31 पेयर, हाँ। तो 31 जोड़ी होती हैं स्पाइनल नर्व। देखो ये मेरी रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी देर के लिए स्पाइन बोलते हैं ना। तो इससे जो निकलती हैं, एक इस तरफ, 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 तो इस तरीके से पेयर में होंगी। तो रीढ़ की हड्डी से जो निकलती हैं इस तरफ और इस तरफ, स्पाइन बोलते हैं। तो इसीलिए वो है स्पाइनल नर्व। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु, भारी मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही हैं। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने जैसे फॉर्मूला C7T12L5S5 CX4। ठीक है, ये हमारे किसका, रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला है, वर्टिब्रल कॉलम का। अच्छा, पूछ सर्वाइकल, सी मतलब सर्वाइकल है, तो गर्दन में 7, थोरेक्स बक्ष में 12, लंबकिक्स में 4। याद रखिए आपके जीवन में एक हृदय का बहुत महत्व है, संभाल के रखिए उसको, यहाँ बेचारे को घुमाना नहीं है। दूसरा ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब रीढ़ की हड्डी का। अगर ये सुरक्षित हैं, जैसे जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, कृपया हेलमेट जरूर पहन के रखें। लड़कियां अक्सर हेलमेट का उपयोग नहीं करती हैं, सामान्यतः ये पाया जाता है। आप में से जो लोग भी टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का प्रयोग करते हैं, करते हैं, आप करती,
अच्छा बहुत बढ़िया है, ये इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है, मतलब जब भी चलाते हो तब। अच्छा आप लोगों को टू व्हीलर आती है चलानी? एक्टिवा एक्टिवा फोर व्हीलर आती है, क्या बात है, ये भी सही है। मतलब वो तो अपडेटेड वर्जन है लड़की। एक्टिवा आती है? बिना, आप तो रीवा में पक्का नहीं चलाती होगी हेलमेट, हेलमेट लगा के, रीवा में कहाँ हेलमेट। अरे वाह, ये तो ये आदर्श लड़की हो गई। चलो अच्छी बात, लेकिन आप लोग लड़कों जो कहते हैं हमें मतलब हमारे बाल मुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है, क्या पता है एक्सक्यूज सुनो हेलमेट वालों के, सर हेलमेट लगा लेते हैं ना तो साइड का नहीं दिखता। ऐसा कैसे, आंखें सामने हैं, कैसे नहीं दिखेगा साइड का, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए हमेशा याद रखिए, अगर आप कार चला रहे हैं, इवन आप बैठे भी हैं, आगे बैठे हैं, सो प्लीज सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए, हेलमेट। क्योंकि सच बता रहे हैं, रोड एक्सीडेंट ना बहुत बुरी चीज़ है, मतलब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है ना, पता क्या होती है, या तो ब्रेन इंजरी होती है, हेड इंजरी, या गर्दन में होती है, या रीढ़ की हड्डी में होती है। अच्छा आप गिर के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही फूटने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब रीढ़ की हड्डी के लिए तो बेल्ट लगा के तो पूरे टाइम घूम नहीं सकते, तो उसको तो बचा के रखना है। लेकिन आप जब भी टू व्हीलर से गिरोगे ना, आप देखना कि ये वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है। और होता क्या है, आप गिर थोड़ी रहे हो, पीछे से कार वाले ने आके धड़ाम मारी, आप उड़े और फिर जाके डिवाइडर या किसी से टकराए, क्या होगा। अच्छा मजेदार बात यह है कि अगर आपका हाथ पैर टूटेगा तो आप 1.5-2 महीने में बढ़िया हो जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। हड्डी वड्डी टूटना ये सामान्य बात है, हड्डी टूटने के बाद जुड़ने की संभावनाएं पूर्ण है, ज्यादा होगी, रॉड डल जाएगी, क्लिपिंग्स लग जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 महीने में आप बढ़िया सही हो जाते हैं। लेकिन सिर में अगर नर्व इंजरी हो गई, गर्दन में इंजरी हो गई, या रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई, तो आपको पैरालिसिस हो जाती है, और अब और ज्यादा खतरनाक स्थिति है। क्योंकि क्या हो रहा है आपकी, मतलब आपकी इन द सेंस कि जो भी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अगर टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया हेलमेट जरूर लगाएं। अला आप ये मानिए कि आप 70 से 80 90% तक भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं कि इंजरी होगी तो ऐसी होगी जो रिकवर हो जाएगी। और नर्व इंजरी में आपको ये ध्यान रखना है कि नर्व में रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। जैसे लिवर दारू वाले क्यों बच जाते हैं, क्योंकि रीजनरेशन होती है, तो पीते हैं, थोड़ी सी आपकी सेल्स डैमेज हुई, फिर थोड़े दिन कम कर दिया तो फिर बढ़िया हो गए। लेकिन ये चीज़ नर्व के साथ नहीं होती है, कि रीजनरेशन नहीं होती। एक बार जो नर्व डैमेज हो गई, आप तो ऐसे मान लो इस ट्यूबलाइट का वायर है नर्व, इस वायर को बंद कर दोगे ये ट्यूबलाइट बुझ जाएगी आपकी, समझते हो ना, बुझ गई बस। तो ऐसे मान लो ये जैसे हाथ है, इसकी जो नर्व है, अब ये नर्व आ रही है, अब यहाँ की नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो आपका हाथ काम नहीं करेगा, बस खत्म बात। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो लिगामेंट, टेंडन, मायोलॉजी किसकी स्टडी थी, मसल्स की, और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, तो मसल्स कितनी, 639। इन सबको याद रखना। ऐसी क्रेनियल नर्व कपाल से 12 जोड़ी और स्पाइन से 31 जोड़ी निकलती हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा रिप्स भी हमारी 12 पेयर होती हैं, यहाँ जो रिप्स होती हैं ना, जो है ये भी 12 पेयर। तो 12 जोड़ी आपकी कौन सी, क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिका है, और 12 जोड़ी आपकी क्या है, रिप्स यानी पसलियां। भी 12 जोड़ी, जोड़ी पेयर, अकेले नहीं है ये लोग। ये भगवान, हाँ जी बोलिए, वो तो गायब हो गया। नहीं है, हाँ। C7 अभी हम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम तब भी बताएंगे, वो तो यहाँ था तो बता दिया। सी मतलब सर्वाइकल, गर्दन में 7 कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रा हैं, थॉरेक्स में 12 हैं। आप तो देखते जाओ, मेरी रीढ़ की हड्डी ये, तो यहाँ गर्दन में जो है यहाँ से यहाँ तक ये 7 हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होगा ये थॉरेक्स वाला, तो इसमें 12 होंगी। फिर इसके बाद लंबर वाला, फिर सेक्रल वाला जहाँ महिलाएं कमर धनी पहनती हैं, समझ लो इतिहास से समझे तो, ठीक है। और इसके बाद कॉकिक्स वाला, तो जो हिस्सा रीढ़ की हड्डी का टेबल पे बैठे बैठे दुखने लगता है बेचारा, वही है कॉकिक्स, जिसे हम पुच्छ कशेरुकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला है वर्टिब्रल कॉलम का, C7 T12 L5 S5 CX4। लाइव में बेटा क्लियर है। चलो वापस आ जाओ ब्रांच पे। तो हिस्टोलॉजी किसका था, टिश्यू का,
साइटो मतलब सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन और उनके ऑर्गेनल्स मतलब उनके कोशिकांग। ठीक है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना कि कोशिका और उनके जो कोशिकांग, कोशिकांग मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो साइटोलॉजी। अच्छा चलो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। सेल की जो खोज है कब की गई थी? सेल की खोज, तो सेल किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चलिए मुस्कान बताइए तो जरा इतिहास में क्या हुआ 1665 में? कोशिश करिए, कोई भी। पुरंदर की संधि, बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि पुरंदर की संधि जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, नहीं इनने सेल की खोज की थी। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई है? शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से कौन? कौन थे औरंगजेब की तरफ से? शिवाजी और जयसिंह। ठीक है, तो शिवाजी और सवाई राजा जयसिंह जो थे इनके बीच हुई थी। और इसी पुरंदर की संधि में उन्हें अपने कितने किले, पेपर में पूछा मैंने आप लोगों से, 23 किले जो है वो मुगलों को देने पड़े थे। याद करो यार, मैं वही पूछता हूँ जो बताता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछता हूँ। तो 1665 जो है इसमें रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। और 1665 में इंडियन हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि हुई थी, जो कि महाराणा सॉरी सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। और जिसमें 23 किले शिवाजी महाराज को किसको देने पड़े थे? मुगल्स को देने पड़े थे। ठीक है, तो सेल की स्टडी क्या है? साइटोलॉजी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे पूछें कि जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, तो ये याद रखिएगा कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा 1838-39 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सेल की खोज 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो वापस आ जाओ। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री में 1665, 1765 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? 1665 में क्या हुआ है? पुरंदर की संधि। 1765 में कब? कब? पक्का? 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि? अच्छा, और 1565 में क्या हुआ फिर? अच्छा ठीक है, पता है मतलब। 1565, 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा। 100 साल बाद जाओ, 1665 पुरंदर की संधि। फिर अगले 100 साल बाद 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त को किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। गलत है कि सही है बताओ? सुजाउद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला नहीं है देवी। ठीक है, 16 अगस्त को जो हुई थी वो। हाँ तो पूछ लेते हैं, हम अभी पूछ तो रहे हैं। चलो आप बताओ। ठीक है, आप उसी में फंसे रहे इसीलिए तो गलत बोल रहे थे। अरे बाबू, सुन लो, चुप रहो और अब बोलना नहीं।
नहीं तो कोई जिसको सही नहीं पता वो गलत जरूर कर लेगा। एक तो समस्या ये है कि कुछ भी आता है तो मेरा मन नहीं मानता पूछे बिना। अच्छा खासा 1665 में हम थे, क्या खोज कर ली थी हमने? सेल की खोज कर ली थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। बस यहीं रह जाते तो कुछ नहीं करना था आपको। चलो लेकिन अब मान नहीं रहे हो तो 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा, इसी को बेटा बन्नी हट्टी, ताल ठोक दी ना, अब हट गई उसकी, तो बन्नी हट्टी और राक्षस तांगड़ी, ये तीनों युद्ध कहलाते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो बैटल ऑफ तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी और बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ है 1565 में। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि राजा जयसिंह या सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच, ठीक है, इसमें 23 किले मुगलों को इन्हें देने पड़े थे। और 1765 में हुई है ट्रीटी ऑफ ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड है, उल्लू नहीं बनाओ मुझे, अब आप कोई कोई नहीं बोलना, मैं ही बोलूंगा अब। पहली जो संधि हुई थी वो शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और दूसरी जो हुई है यहाँ है शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ये 12 अगस्त है, ये 16 अगस्त है। ठीक है पलक, अब सही है सब? ठीक है, क्लाइव और उसे सिराज और शुजा पे मत जाओ, नहीं तो पता चले वहीं जाके इसको भूल जाओ, शाह आलम सेकंड को। पहला जो मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड ने की, और ये हो किसके बाद रहा? 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर को, उसके बाद हुई हैं ये संधियां। ठीक है। अच्छा, किसी ने कभी इंडिया पढ़ा होगा, आप एकदम से पूछो तो उसको ऐसा लगता है कि कभी इतिहास में ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है। नहीं लगता ना, ऐसा तो नहीं लगता? क्यों पलक? नहीं, चलो। अरेकोलॉजी, एक्रोलॉजी भी बोलते हैं बेटा, तो ये ठीक है। एक्रोलॉजी, अरेकोलॉजी मतलब बड़ा उल्टे सीधे प्रोनाउंसिएशन है इसके, स्पेलिंग बस याद रखना। तो एक्रोलॉजी जो है या एक्रोलॉजी, तो ACARO, ये टिक्स और माइट्स की स्टडी है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किलनी और कुटनी, क्या ज्यादा अच्छा है, टिक्स और माइट ही ठीक है। ठीक है, तो एक्रोलॉजी या एक्रोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी। अब देखो, अभी हमने कौन कौन से शब्द पढ़े जो मिलते जुलते थे? एक्टिनोमीटर याद है, और एक बहुत ज्यादा तापमान था तो पायरोमीटर। अब देखो, एक्टिनोमीटर था, अब है एक्टिनोबायोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी जीव पर जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? एक्टिनोबायोलॉजी कहलाती है। अब याद करो क्या था वैसे, वहां पर आप क्या देख रहे थे? ठीक है, तो रेडिएशन निकलेंगे, उन रेडिएशन को मेजर कर लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, अब उस रेडिएशन से किसी जीव पर जो प्रभाव होगा उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? एक्टिनोबायोलॉजी कहलाएगी। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, बहुत हैवी तो नहीं हो रहा? ठीक। अच्छा, एरोबायोलॉजी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। द ब्रांचेस डील्स विद द फॉर्म ऑफ लैंड यूज एंड विच हर्बिसियस क्रॉप्स एंड ट्री क्रॉप्स कल्टीवेटेड, तो बेसिकली ये एरोबायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री आप समझ सकते हैं, द साइंस दैट डील्स विद क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है आपकी फसली पौधों से संबंधित जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एनजियोलॉजी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो साइंस डील्स विद द, डील व्हील मैं नहीं बोल रहा, सीधा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो एंजियोलॉजी किसकी है? हमारे रक्त परिवहन तंत्र जो है, रक्त संवहन तंत्र की जो स्टडी है वो एंजियोलॉजी है। क्या आएगा इसके अंतर्गत? लॉजी में बताओ। वो भी सही है वैसे जो तुमने बताया है, लेकिन क्या है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं,
तो उनके ब्लड वेसल्स में जैसे आर्टरी वेन्स होती हैं, दो ब्लड वेसल्स हैं हमारी मेन, एक आर्टरी है धमनी और एक है वेन यानी कि सिरा। तो ये सब इसके अंतर्गत ही आती हैं एंजियोलॉजी के अंतर्गत। फिर है एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टो मतलब ग्रास, तो स्टडी ऑफ ग्रास, ये बहुत बार आया है। तो एग्रोस्टोलॉजी किसका है? घास का अध्ययन, घासों का अध्ययन। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फिर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, तो बानर और मनुष्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी मतलब बी, तो याद रखिएगा स्टडी ऑफ बी कीपिंग, तो मधुमक्खी का पालन क्या है? अब इसमें जो है ना एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मॉलिकल्चर, पॉलीकल्चर, और कौन कौन से कल्चर सुनिए, फ्लोरीकल्चर, विटीकल्चर, ऑलरिकल्चर, तो ये सारे कल्चर इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये कल्चर सब कहाँ मिलते हैं आपको? ये ज्योग्राफी के कल्चर हैं वैसे कायदे में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन और वो सब टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रिकॉशनरी बता देता हूँ। एपीकल्चर, तो एपी मतलब बी यानी कि मधुमक्खी, तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ठीक है, तो मधुमक्खी का पालन, उनसे शहद निकालना, ये सब एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। एक होता है सेरीकल्चर। क्या होता है? सेरी, SERI, तो सेरी मतलब सिल्क, ठीक है। तो सिल्क यानी रेशम, तो रेशम की प्राप्ति के लिए जब इनका पालन किया जाता है तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। दो हो गए, एपी और सेरी। एक होता है फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी तो सरल है क्योंकि फ्लोरी यानी फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लोरीकल्चर यानी कि फ्लावर्स से संबंधित होता है। तो एपी और सेरी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एपीकल्चर मधुमक्खी का है और सेरीकल्चर सिल्क का है, ठीक है। एक होता है बिटीकल्चर, बिटी कल्चर स्टडी ऑफ सॉरी ग्रेप्स का, ठीक है। तो अंगूर की खेती और उसका उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? बिटी कल्चर किया जाता है। कौन सा कल्चर? जैसे आपने सुना बर्मी कल्चर, बम्स को उगाते हैं जो, तो बर्मी कल्चर बम्स यानी कृमि के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिश के लिए कौन सा होता है? पिसी कल्चर, ठीक है। तो फिशी के लिए पिसी कल्चर, ठीक है। तो पिसी कल्चर जो होता है, अरे बच्चे नहीं बोलते हैं फिशी, तो पिशी, तो पिसी कल्चर जो है वो किसके लिए है? अच्छा, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, वो एक साथ ही सारे कल्चर में पढ़ाता हूँ, बट चूंकि बात चली है जो आए हैं क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, याद रख पाएंगे। विटीकल्चर अंगूर का, एपीकल्चर मधुमक्खी का, सेरीकल्चर रेशम का, बर्मी कल्चर बॉम्ब्स का, जैसे केंचुआ वगैरह का पालन करना है आपको तो वर्मी कल्चर होता है आपका, और फिश के लिए पिसी कल्चर होता है। चलो आगे बढ़े। अरेनियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों का जो अध्ययन है वो अरेनियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स है बेटा आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। क्या है? आर्थ्रोलॉजी। फिर है आपकी ये जो एस्क्लिंथोलॉजी है, तो बेसिकली ये सेंटियोलॉजी जो है ना, ये स्टडी ऑफ राउंड बम, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उस शब्द को सही से। बैक्टीरियोलॉजी सब जानते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और स्टडी, ठीक है। ऐसे ही ये देखो बत्रेचोलॉजी मतलब ये बड़ा मतलब मेंढक है, उल्टे सीधे नाम है। तो बैट्रेकोलॉजी जो है, बत्राचोलॉजी जो है ना, स्टडी ऑफ फ्रॉग है। ये हर कोई मेंढक टटराता रहता है ना, बदतमीजी करता रहता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। बदतमीज की लॉजी है ये। बायोकेमिस्ट्री, तो केमिकल रिएक्शन एंड रिलेशन विथ लाइफ एक्टिविटीज है बायोकेमिस्ट्री। कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है वो बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो और टेक्नोलॉजी, तो जीवों का जब टेक्नोलॉजी के रूप में यूज होता है तो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन कॉमर्शियल प्रोसेस फॉर द प्रोड्यूसिंग फाइन केमिकल सच ए ड्रग्स, वैक्सीन, हार्मोन्स, जैसे अब आप मान लीजिए कोविड वैक्सीन बनी तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ। आपकी मेडिसिन जो बनती हैं किसका इस्तेमाल होता है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ब्रायोलॉजी, तो ब्रायोफाइट्स का, और ब्रायोफाइट्स कैसे हैं और क्या कहते हैं इन्हें? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, नहीं? हाँ,
तो ये क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर कौन है? तो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो ब्रायोफाइट्स बिल्कुल नहीं सुनी। हाथ उठाओ, 1 2 3, चलो कोई नहीं, बताएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ब्रायोलॉजी है। कार्सिनोलॉजी, तो क्रेप्स और, अब देखो यहाँ पर जो क्रेप्स और क्रस्टेशियंस का जो अध्ययन है वो कार्सिनोलॉजी कहलाता है। अच्छा, एक कार्सिनोलॉजी कार्सिनोमा की स्टडी है, ट्यूमर्स की, तो कंफ्यूज मत होना। कार्डियोलॉजी, ये तो सब जानते हैं, कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजी मीन्स स्टडी, ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। कॉन्ड्रियो कार्डियो में कंफ्यूज मत होना, कॉन्ड्रियोलॉजी जो है वो कार्टिलेज की है। देखो, एक बोन होती है हड्डी, एक मसल होती है, और हड्डी के अगला सिरा जब डेवलपमेंट ऑफ बोन चलता है तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। तो उसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाती है। जैसे और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि व्हेल, व्हेल क्या है? मैमल से स्तनधारी है। और व्हेल पानी में क्यों चली गई? क्योंकि इनकी हड्डियां कमजोर थी। बेसिकली हड्डियां नहीं, इनमें कार्टिलेज होते हैं और कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं। तो अगर वो इतना सारा वजन लेके, टनों वजन है उनमें, अगर वो धरती पर रहेंगे तो सब टूट जाएंगी। तो कहाँ चली जाती? बायोन्सी मिल जाती है उन्हें पानी में। तो स्टडी ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रियोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी पिगमेंट्स का, ठीक है, तो पिगमेंट्स या वर्णक जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। कॉन्कोलॉजी सेल का, ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है सेल जो बनती है, तो वो स्टडी ऑफ सेल, सीपीओ का अध्ययन। क्रेनियोलॉजी हमारे स्कल की स्टडी, तो जो हमारा स्कल है, खोपड़ी की जो अध्ययन है वो क्या कहलाती है? अब देखो, याद है क्रेनियल नर्व, तो खोपड़ी से रिप्रेजेंट निकल रही थी इस खोपड़ा से ऐसे याद रख लो। तो खोपड़ी का अध्ययन। क्रायोबायोलॉजी, क्रायो मीन्स हमेशा बेटा लो टेम्परेचर को दिखाएगा। क्रायो जो शब्द है वो हमेशा किसको दिखाएगा? कम तापमान को। अब क्रायो फिर बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन लाइफ एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पर जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है लो टेम्परेचर का वो कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। ठीक है। डेंड्रोलॉजी, तो श्रब्स और ट्री का अध्ययन है, तो झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। एक होता है डर्मेटोलॉजी, ये तो आपको पता ही है, स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, फिर है एक्सोबायोलॉजी, तो एक्सो मतलब आउटर स्पेस, और बायोलॉजी है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, तो बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अस्तित्व का अध्ययन, मतलब ई गोला से दूसरे गोला पे क्या है, ठीक है ना, वो आमिर खान वाला। तो अगर दूसरे ग्रहों पर जो जीवन का अध्ययन अगर हम देखेंगे तो एक्सोबायोलॉजी आता है। इकोलॉजी बता चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एंडोक्राइनलॉजी, तो एंडोक्राइन सिस्टम और उनकी ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन की स्टडी। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ना बेटा, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां, तो ये अपना हार्मोन सीधा ब्लड में डालती हैं। देखो, दो तरीके की ग्लैंड्स हैं, दो नहीं तीन मान लो, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन, और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी है? डक्टलेस मतलब कोई भी नलिका नहीं होती। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी हैं? डक्ट वाली हैं। जैसे आंख में लेक्राइमल ग्लैंड होती है, तो एक नली होगी, उससे ये अपना एंजाइम निकाल के डालेंगी, दूसरे ऑर्गन में ले जाएंगी। और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड, याद करो कौन सी मिश्रित ग्रंथि पढ़ी है आपने? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में क्या था? इनमें था लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस था, जिसमें 4 प्रकार की सेल थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा सेल से, हट, गलत बात, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से, अब ठीक है, और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। अब तो अल्फा बीटा याद रख लो। अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से इंसुलिन। कैसे हार्मोन थे ये आपस में? एंटागोनिस्टिक। याद है क्या कर रहा था इंसुलिन हार्मोन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकागॉन। ठीक है, चलो गॉन हो गए हम। हाय भगवान। एंटोमोलॉजी पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसीलिए एंटोमोलॉजिस्ट तो स्पेशलिस्ट होगा वो। और एंटोमोफिली, बहुत बढ़िया। एंजाइमोलॉजी तो एंजाइम का। इटियोलॉजी से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इटियोलॉजी जो है ना, स्टडी ऑफ डिसीज का है, यानी कि
ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। जैसे कभी भी किसी डिसीज के बारे में लिखा होता है तो पहला शब्द यही लिखा होता है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब उसके बारे में कि क्या है उसके फीचर्स, तो वो क्या है? स्टडी ऑफ डिसीज। यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, ये तीनों शब्द हैं जो आपके ऑप्शन में आते हैं अक्सर, और ये खूब गलत होते हैं लोगों से। अब आप थक गए होंगे तो इसको अपन कल अच्छे से थोड़ा 5-10 मिनट लेके समझाएंगे, तो इसको अब होल्ड कर देते हैं। और एवोल्यूशन से मतलब नहीं है। ये देखो, फ्लोरिकल्चर मतलब क्या था? स्टडी ऑफ फ्लावर्स यील्डिंग प्लांट्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ये भी याद रखिएगा, ये मिक्स होती हैं थोड़ी सी। जीरेंटोलॉजी तो याद हो ही गया। स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी, हिम ब्लड का ही हिस्सा होता है तो हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हेलमिंथ, कृमियों का हेलमिंथ। स्टडी ऑफ लेबर याद आ रही? हेपेट को लेबर बोल रहे थे, लॉजी लगाओ तो हेपेटोलॉजी। इसका विशेषज्ञ हेपेटोलॉजिस्ट। और याद है हेपेटाइटिस। हाँ बढ़िया। स्टडी ऑफ लिवर्ट एंड अदर लेप्टाइड्स, हर्पिटोलॉजी। तो सांप छिपकलियों का जो अध्ययन है वो, जिन जिनको पीट पीट के भगाते हैं हम, उन सबकी स्टडी हर्पिटोलॉजी। ठीक है, छिपकली आई, भाग भाग भाग, सांप आया तो लाठी लेके पीटने को दौड़ते हैं। ठीक है, तो यार अच्छा, और अगर मगरमच्छ आ जाए तो ग्रुप में दौड़ते हैं, आ गया, मारो मारो। ठीक है, हर कोई पीटो। हिप्नोलॉजी, स्टडी ऑफ स्लीप। ठीक है, तो याद रखिएगा, सम्मोहन विज्ञान बेसिकली क्या है? तो स्टडी विच डील्स विद स्लीप। ठीक है, याद है? हाँ, सम्मोहन, वो फिल्मों में ऐसे 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 करता है। अच्छा ऐसे, ठीक है। चलो, याद रखना, हॉर्टिकल्चर बागवानी है बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्नोलॉजी जो है ना बेटा, ये जीवाश्मों के पदचिन्हों का अध्ययन है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल फुटप्रिंट्स। तो जो भी फॉसिल दब गए हैं जमीन में, उनके फुटप्रिंट्स की जो स्टडी है वो इक्नोलॉजी कहलाती है। इम्यूनोलॉजी, तो हमारा जो स्टडी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, बोलते हैं ना आपकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा है, तो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित जो स्टडी होती है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। कैरियोलॉजी किसकी है? न्यूक्लियस की है। ठीक, कीट पतंगों की अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोपटेरोलॉजी, तो मॉथ और बटरफ्लाई की होती है। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन की है। बहुत सारी जगह तो आपको आसान मिली मिलेंगी। लिम्नोलॉजी, फ्रेश वाटर, जो भी आपका फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह है, पॉन्ड है, स्ट्रीम रिलेशन प्लांट और एनिमल है, वो क्या है आपकी? लिम्नोलॉजी है। और मैमोलॉजी, स्तनधारियों की, मैमल्स की। मास्टोलॉजी, रेट्स की स्तन की स्टडी है। मेलेनोलॉजी, अब देखो, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स। और क्या बताया था पिगमेंट्स की स्टडी? क्रोमेटोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ भी था। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लाइफ साइंस की स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो, माइकोलॉजी, फंगस, लेकिन मायोलॉजी, मसल्स, तो मिलते जुलते नामों से सावधान। मायोलॉजी मसल्स, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी एल्गी, और फाइटोलॉजी, ठीक है, हेपेटोलॉजी लिवर, और हर्पिटोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा मिक्स जैसे नाम है। मरमैकोलॉजी, किसकी? चींटियों की, आंट्स की। तो स्टडी ऑफ आंट्स, मरमैकोलॉजी। अब देखो, चींटियों की स्टडी क्या है? मरमैकोलॉजी। और चींटियों से परागण कराएंगे तो मरमैकोफिली। अच्छा देखो, शब्द हमेशा वही यूज होंगे, आप बस थोड़ा सा समझ पाएं कि हाँ कौन किससे संबंधित है। नियोनेटोलॉजी बेटा, न्यूबॉर्न्स अप टू 1 मंथ ऑफ एज, तो नियोनेट की स्टडी नियोनेटोलॉजी। नेफ्रो मतलब किडनी की। किडनी किसकी? यहाँ है। ठीक है, किडनी यहाँ होती है, ध्यान रखना। किडनी में चोट हो गई, चोट लग गई, अरे भैया किडनी है ही नहीं, चोट कहाँ से लग गई यहाँ? ठीक है, अच्छा और बढ़िया, किडनी में दर्द हो रहा है, गधे हैं लोग, यहाँ लेबर है। ठीक है, किडनी यहाँ है। अच्छा मजेदार बात, जब किडनी दर्द, किडनी पेन होता है ना, रीनल स्टोन का पेन, तो पता क्या कहता है? कमर दर्द हो रहा है, मतलब हमें बैक हो रहा है। अब क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि बैक नहीं है भैया, ये किडनी स्टोन के कारण पेन है, मतलब पर्टिकुलर एक इलियक फोसा होता है, उस पर स्पेशल पेन होता है, और लोग बोलते हैं मसल खिंच गई है, बैक हो रहा है, पता चले कि वो पत्थर लगा के बैठा है किडनी में खूब बड़े बड़े। ठीक है, तो स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी नहीं,
स्टडी ऑफ न्यूरो मतलब ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी है। और नेफ्रॉन मतलब बेसिकली नेफ्रो कैसे आया, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। और बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो बस उसी की स्टडी क्या है, नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की, निडोलॉजी नेस्ट या घोंसले की, तो घोंसले की स्टडी क्या है, निडोलॉजी। ओडोंटोलॉजी टीथ और गम्स की, तो दांत और मसूड़ों का अध्ययन करेंगे तो ओडोंटोलॉजी, ही ऐसे करके दिखाता है तो ये ओडोंटोलॉजी है। ऑलियरी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स बता चुके हैं हम आपको, तो स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, तो सब्जियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर, और कॉन्कोलॉजी सेल, अरे कवर नहीं था जो सेल सीपीओ की जो स्टडी थी वो कॉन्कोलॉजी थी, और ये ऑन्कोलॉजी है। ऑन्को, ऑन्कोजीन होता है कैंसर का, तो उसकी स्टडी ऑन्कोलॉजी। और कॉन्कोलॉजी किसकी है, ऑनिरोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का अध्ययन। हाँ मजा आ रहा है, रसगुल्ला खा रहे हैं ठीक है ना। ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री की है। ऑप्थेल मतलब आई, तो ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आई। ऑर्गोनोलॉजी यानी ऑर्गन्स की है। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स की, याद है ना ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है कौन थे, एओ ह्यूम, और इसके अलावा सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब इसी से अगर आपसे कहें कि पक्षियों से परागण हो तो ऑर्निथोफिली, ठीक है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी स्पेशलिस्ट ऑफ वर्ड्स। ऑस्टियोलॉजी बोन्स की, ठीक है। ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी, तो ऑटो मतलब ईयर, राइनो मतलब ये, और लैरिंगो लैरिंग्स, तो ईयर नोज और थ्रॉट की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, ऑटो राइनो लैरिंगो। हो पाएगा कि बहुत हो गई लॉजी, आपके दिमाग में लॉजी बस्ट तो नहीं हो गई लॉजी, हैं वही हो रही है, बस एक और छोड़ देंगे। पैलियोजूलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल्स, तो पैलियोजूलॉजी किसकी है, जैसे होती है ना पैलियो बॉटनी, तो प्लांट फॉसिल होंगे, और पैलियोजूलॉजी यानी कि अब जूलॉजी है तो जंतु वाले, तो एनिमल फॉसिल होंगे, एनिमल जीवाश्म जब होंगे तो पैलियोजूलॉजी होगी, प्लांट फॉसिल होंगे तो पैलियो बॉटनी होगी। बहुत हो गई, कोई बात नहीं, कर क्या सकते हैं, अभी तो जेड तक चल रहा है, चले नहीं, अब नहीं है दम किसी की, 2 बज जाते हैं तो आप लोगों की मैं तो होता ना, आप लोग भी क्या सरदार से कम हो, 12 बज गए बोले खाना खाना है, ऐसी स्थिति हो रही है। चलो कोई नहीं, कल करेंगे अपन इसको कंप्लीट, आज टेस्ट के डिस्कशन से थोड़ा सा डिले हो गई प्रक्रिया। कल अपन इसको साइंस की, आप लोगों के नोट्स में नहीं होंगी ये, नहीं है ना, वो पीडीएफ भेजा होगा उसमें होंगी। ये छूट कैसे गई मुझे ही नहीं समझ में आया, योगी बंद कर देना। हाँ भैया लाइव क्लास वालों क्या हाल चाल।